हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसएससीबी पे आपका स्वागत है। जहाँ पे आज हम लोग फिर से सुबह जो हमारी सीरीज चलती है दंगल, जिसमें कि हम लोग एसएससी, डिफेंस, रेलवेज, आईपीएफ कोई भी एग्जाम जहाँ पे आपको सेम सिलेबस देखने को मिलता है उसकी तैयारी करते हैं, उसमें आपका स्वागत है। जहाँ पे आपको शेड्यूल आपको पता ही रहेगा हमारा चलता है, हम लोग हर एक वीक पहले इसको रिलीज़ कर देते हैं, जिसमें से हमारा सैटरडे यानी कि आज पार्ट 1 से पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके एमसीक्यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रहेगा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं रहेगा, मतलब क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैं आपको यहाँ से बताऊंगा और आपको भी सॉल्व करते रहने हैं। और जैसे आपको आंसर मालूम चले आप नीचे चैट बॉक्स में उसको आंसर को लिख दीजिएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो 2-4 चीज़ें होंगी आपको बताने का ट्राई मैं करूँगा। बाकी आपको इस सीरीज़ के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं आपको नीचे फूटर पे या फिर आपको ऑलरेडी पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जिसको मिस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जीएस में या जीए में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका करंट अफेयर्स का, राइट। करंट अफेयर्स का एक मेजर पोर्शन आपके एग्जाम में बनता है और वहीं से आपके एग्जाम में उसी के स्टैटिक पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसी चीज़ें वहाँ से पूछी जाती हैं। तो आपका करंट अफेयर्स का स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, ऑब्वियसली आप सभी लोग अलग अलग जगह से तैयारी करते ही होंगे, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं या जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि हम लोग पढ़ें, तो उनके लिए हमारा बीपीडिया ड्राफ्ट है जो आपको हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि आपको 3 फॉर्मेट यानी कि डेली, वीकली और मंथली में दोनों भाषाओं यानी कि हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त हो जाएगा। अब आपका सवाल रहेगा सर कि इसको इस तक पहुँचे कैसे, कहाँ पे मिलेगा हमें? तो आपको आई एग्जाम की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद ऊपर जाएंगे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन खुलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बीपीडिया आपको बीपीडिया इंग्लिश, बीपीडिया हिंदी दोनों फॉर्म में दिख जाएगा। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स की तैयारी ये सारे सेक्शंस आपको वहाँ से कवर करा दिए जाते हैं, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल हो, भले ही डेली हो, वीकली हो या फिर मंथली, आप जैसे भी सूटेबल हो आप इसको वैसे करके पढ़ सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन में, जहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले वाले में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के एमसीक्यूज पढ़े थे। आज हम लोग यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 1 से भाग 4 तक के एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे एमसीक्यूज इस पार्ट से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये वाला क्वेश्चन, पढ़िए, मैं भी पढ़ देता हूँ, उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र को परिभाषित करता है? हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो हमारे संविधान में बताता है किसको, भारत की टेरिटरी को, इंडिया की टेरिटरी कौन सी है बताता है? आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4। मैंने अपने इसी चैनल पे आपको पूरी पॉलिटी का क्रक्स कराया हुआ है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पूरी पॉलिटी पढ़ाई हुई है जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। तो वहीं मैंने आपको पढ़ा रखा है, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 चारों पढ़ाए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जहाँ पे हम लोग भारत के क्षेत्र को परिभाषित करते हैं? तो क्या रहेगा आपका आर्टिकल नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है इसके बारे में। ठीक, चलिए आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 2 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 2 में राज्यों के बारे में, मतलब कोई भी जो टेरिटरी है देश के बाहर उसको एक्वायर कर लिया गया और उसको हमारे देश में जोड़ने से रिलेटेड राज्य के बारे में बताया गया, मतलब कोई राज्य कैसे फॉर्म होगा। कोई बाहर कोई टेरिटरी है उसको हम लोगों ने कैप्चर कर लिया एक तरीके से, मान लो उसको हमारे देश में ऐड कर दिया गया और एक राज्य बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 3 में अपने ही राज्य जो एग्जिस्टिंग है उन सभी को, उनकी बाउंड्री को दोबारा से सेट करना, ताकि हम लोग एक नया स्टेट भी उससे फॉर्म कर सके, यानी कि बाउंड्री को दोबारा से बनाना, सेट करना, दोबारा से तय करना बाउंड्रीज को, उसके आधार पे एक नए स्टेट को जन्म देना। ये सारी बातें कहाँ पे की गई हैं? आर्टिकल नंबर 3 पे करी गई हैं। आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि 1, 2, 3 में अगर आपको कोई संशोधन या कुछ करना है तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यू डू नॉट नीड टू अमेंड एनी ऑफ दिस आर्टिकल्स, राइट। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन हियर इज, जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने वो ये रहेगा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इन चारों में से कौन सा हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी, ध्यान देना क्या लिखा गया है? ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक, कर्तव्य, अधिकार की बात नहीं चल रही, कर्तव्यों की बात चल रही है। तो क्या लिखा गया ऑप्शन नंबर 1, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, टेम्परामेंट, मानवतावाद, जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना, या टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर टू वोट इन एवरी इलेक्शन, हर चुनाव में वोट देना। इसमें से क्या है जो हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप सभी को बताना है, आंसर करेंगे। ठीक है, ए बी सी डी में से
ठीक, हर चुनाव में वोट देना आपका मौलिक कर्तव्य या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है क्या? ऑप्शन नंबर, क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर जल्दी बताएंगे। ठीक, डी, यानी कि टू वोट इन एवरी इलेक्शन, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये हमारे अधिकारों में आता है। ठीक, और आर्टिकल नंबर 324 में इसकी बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 324। ठीक, चुनाव में वोट करना मतलब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है 324, 325 में है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। एडल्ट वोट राइट 326 में है। ठीक है, तो यहाँ इनकी बात करी जाती है हर चुनाव में वोट देना। और अब मूल कर्तव्य है कहाँ पे? 51A पे है। 51A से हमारे मूल कर्तव्य होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर 326-25 में है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? आपको आई थिंक यहाँ पे ये लोगों के ऊपर आ रहा होगा, हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से नहीं हुआ है? ठीक, यानी कौन सा इनमें से एक राज्य जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बना हुआ है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ एक भाषा बोली जाती थी और उसको एक अलग राज्य बना दिया गया, तो ऐसा राज्य इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा या फिर झारखंड। कौन सा राज्य जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इन चारों में से नहीं बना है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड। आंध्र प्रदेश हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि भाषाई आधार पे बना था। लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? तेलुगु। ठीक है, यहाँ पे बोली जाती थी और इसको ही बनाया गया था 1953 में। ठीक है, सबसे पहले भाषाई आधार पर यही राज्य हमारे देश का बना था। ठीक, पोट्टी श्रीरामल्लु वो भूख हड़ताल में बैठे थे, उनकी फिर मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इसको बनाया गया था। आंसर क्या रहेगा इसका? हरियाणा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपको पता ही रहेगा इसका आंसर। हरियाणा ऐसा है जो इन चारों में से राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर इसका गठन नहीं किया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत का राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए भेज सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति है ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं उसमें किसी भी मामले को सर्वोच्च न्यायालय की एडवाइजरी राय के लिए, उनके एडवाइस के लिए भेज सकता है? जब भी राष्ट्रपति से आवश्यक समझे, यानी कि राष्ट्रपति की फंक्शंस को लेकर के, उसके ड्यूटीज, पावर्स, अधिकार को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन बनाया आपसे। जब भी राष्ट्रपति इसे आवश्यक समझे, राष्ट्रीय महत्व के मामलों में प्रधानमंत्री के अनुरोध पर, जब कोई संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित हो। हालांकि ये क्वेश्चन आपका यहाँ होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 to 4 की बात यहाँ पे चल रही है, लेकिन गलती से क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में आएगा नहीं, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा मामला है जिसमें वो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए किसी भेज सकता है? किन परिस्थितियों में बताएंगे? चारों ऑप्शंस पढ़ो और सही आंसर करो इसका। ठीक है, पॉलिटी में पूरी आपको बता चुका हूँ, आपको बार बार बोलूँगा। आपको उसका सेशन मैंने लाइव सेशन ही लिया था। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो भी है तो आप उसको देख सकते हैं। पूरा पॉलिटी का क्रक्स इसी चैनल पे आपको मिलेगा हो। तो क्या आंसर रहेगा? आपने अभी तक कर लिया होगा ऑब्वियसली। हट जाऊँ सामने से? हाँ, कर ही लिया होगा ऑब्वियसली। जो कर लिया है तो नीचे ऑप्शन में करो, मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो इसका क्या किया आपने। इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑब्वियसली? क्या रहेगा? राष्ट्रीय महत्व यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के जो मामले रहेंगे उन सभी पे वो क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए उनको भेज सकता है। ठीक, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? भारतीय संविधान का की कौन सी शेड्यूल है? किस शेड्यूल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, आपको पता होगा लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट जिसमें 3 है। ठीक, तो वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? किस अनुसूची में है? किसकी? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किसमें दी गई? इनकी मतलब लिस्ट की बात नहीं चल रही यहाँ पे, बेसिकली इनके किसकी बात चल रही है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, किसमें दी गई है आपको बताना है। बताओ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी शेड्यूल में इसको दिया गया है? इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? फर्स्ट रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया जाता है। ये वाली लिस्ट नहीं है, इसको वो मत समझना। पहले मैं वो समझ गया था, मुझे लगा कि ये लिस्ट की बात कर रहा है। कौन सी वाली? सेंटर मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कहाँ पे बताया गया है, तो पहली अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है फिर ऑफिशियल्स जो हमारे देश के हैं बड़े बड़े, उनके बारे में, उनकी सैलरी के बारे में, उसके बाद ओथ के बारे में बताया गया इन सभी की। ठीक है, तीसरी में। चलिए, तो ये पहली अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। जन्म से भारत का नागरिक कौन हो सकता है? इन चारों में से आंसर करेंगे बाय बर्थ। ठीक है, हु कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अमंग दीज? पहला ऑप्शन
भारत में जन्मा व्यक्ति, अब मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखे, इस तरफ रहता हूँ, ठीक। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया टू एटलीस्ट वन इंडियन सिटीजन पेरेंट, भारत में जन्मा व्यक्ति जिसका कम से कम माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक हो। नंबर 2, भारत में पैदा हुआ व्यक्ति चाहे उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो। नंबर 3, भारत में गैर नागरिक माता पिता से पैदा हुआ व्यक्ति। नंबर 4, भारतीय नागरिक माता पिता के घर विदेश में जन्मा बच्चा व्यक्ति, भारतीय नागरिक माता पिता हो लेकिन वो जो बच्चा जन्मा है वो कहाँ पे हो, विदेश में हो। या फिर ये इन चारों में से कौन बाई बर्थ भारत का नागरिक होगा, आपको बताना है। सिटीजनशिप कहाँ पे है, पार्ट नंबर 2 में है, भाग 2 में सिटीजनशिप है, नागरिकता 5 to 11 में बात करी जाती है इसकी, ठीक। तो बताओ, भारत में पैदा हुआ व्यक्ति चाहे वो किसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो, कौन होगा बताओ। ABCD, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग जिसने नहीं पढ़ा होगा बेसिकली वो यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आप बताएं इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। आई होप आपने आंसर कर ही लिया होगा अभी तक। आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ, ए, ठीक है। भारत में जन्मा व्यक्ति जिसका कम से कम एक माता या पिता में से कोई भी एक अगर इंडियन है, ठीक है, तो वो बाय बर्थ क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा वो बच्चा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, बताओ। कोई इंडियन सिटीजन है, उसकी नागरिकता को समाप्त करना है, उसको बोलना है कि तुम भारत का नागरिक अब नहीं हो, कौन करेगा, ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राज्यों की सरकार, कौन ऐसा कर सकता है बताओ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राज्य सरकार, जिस पर्टिकुलर राज्य का वो व्यक्ति है या उसकी सरकार, ठीक है। पार्लियामेंट के पास शक्तियाँ होती है नागरिकता को लेकर के, ठीक है, नागरिकता की शक्तियों को लेकर के जो जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके पास होती है, नागरिकता को लेकर के जितनी भी शक्तियाँ हो किसके पास हैं, ऑब्वियसली संसद के पास है। लेकिन समाप्त करने का अधिकार किसके पास है आपको बताना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। चलो एक क्वेश्चन, क्या भारत की संसद भारत के राष्ट्रपति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। मान लो राष्ट्रपति जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है, तो क्या इनकी नागरिकता को समाप्त भारतीय संसद इस मूवमेंट पे कर सकती है, हाँ या ना बताएंगे नीचे, ठीक है, लिखेंगे यस कर सकती है या नो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, संसद, ठीक है, क्योंकि इनके पास नागरिकता को लेकर के पावर्स हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है, इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है। 5 तरीके हैं जिससे भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, और सिटीजनशिप को टर्मिनेट खत्म करने के 3 तरीके हैं। खत्म करने के कितने तरीके हैं, 3, और नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं करने के, ठीक। चलिए तो बताओ, जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा या नामांकन द्वारा कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, ठीक, ये बताना है आपको। जन्म से, पिछला ही क्वेश्चन था आपका, जन्म से किया जा सकता है, बाय बर्थ होता है, रजिस्ट्रेशन से भी होता है, आप सभी को पता है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ग्रहण की जाती है यहाँ पे, ठीक, जैसे अक्षय कुमार ने भी करी थी अभी, या फिर उससे पहले जो वो मुद्दा चला था नॉर्थ ईस्ट में, तो लोग आ रहे थे बार बार, ठीक है। बाय डिसेंट, ये तो होता ही है वंश के द्वारा। नामांकन द्वारा, नॉमिनेशन के द्वारा हमारे देश में नागरिकता नहीं ली जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए, नामांकन करके आप नागरिकता नहीं ले सकते यहाँ पे। भारत में दोहरी नागरिकता के लिए कौन पात्र है, बताओ। भारत में दोहरी नागरिकता, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो भारत में दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा देश है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात करी जाती है, यानी कि सिंगल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता बोलेंगे इसको, एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि डुअल सिटीजनशिप के लिए कौन एलिजिबल है इनमें से, तो NRI, OCIs या PIOs या फिर ऑल फॉरेन नेशनल्स, इनमें से कौन डुअल सिटीजनशिप के लिए योग्य है आपको बताना है। अनिवासी, प्रवासी या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति या सभी विदेशी नागरिक, डुअल नागरिकता के लिए कौन है। आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है कि ये डुअल सिटीजनशिप यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का ओवरसीज, ठीक है, 2005 पे, आप लोग एक बार साल देख लेंगे, 2004 या 5 में ही इसको क्या किया गया यहाँ पे
लिया गया। पहले OCI नहीं हुआ करता था, लेकिन अब है 2005 में आई थिंक इसको स्टार्ट किया गया हमारे भारत में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है? भारतीय नागरिकता की समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद बताएंगे 8, 10, 12 या 14। भारतीय नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कर दिया होगा आपने 8, 10, 12, 14 में से जो भी आंसर है। ठीक, आई होप तो कर ही दिया होगा। देखो 12 से 35 की बात जब हम करते हैं ना, 12 से 35, आपको मैंने क्या बोला था, 12 से 35 में क्या आपके फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार है। अब मूल अधिकारों में नागरिकता तो है नहीं, नागरिकता कहाँ है, 5 से लेकर के 12 तक है, 5 से 12 तक है। ठीक है, यहाँ तक क्या है आपकी 11 तक क्या है, यहाँ पे सिटीजनशिप है। और ये बात किसकी चल रही है, सिटीजनशिप की बात चल रही है। तो ये वाले जितने भी आर्टिकल होंगे तो कट जाएंगे ऑब्वियसली, ये हट गया, ये हट गया। अब आंसर क्या रहेगा आपका, 8 या 10 में से एक रहेगा, 8 या 10 में से एक रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, अगर आपने कहीं पे बेसिक पढ़ा भी है इसके बारे में, तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपको, ऑब्वियसली आंसर आर्टिकल नंबर 8 में बताई गई है कि भारत में किसी भी नागरिक की नागरिकता किन किन तरीकों से छीनी जा सकती है। ठीक है, किन मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है? ठीक, इनमें से कौन से अधिकार है जिसको विच फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल नंबर कौन सा है बताओ, आर्टिकल नंबर 32। चलो मैंने बता दिया आपको। ठीक, आर्टिकल नंबर 32। ठीक, क्या है इसमें, संविधान का हृदय और आत्मा। हाँ, संविधान का हृदय और आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को बोला जाता है। अब बताओ कौन सा है इसमें से फिर। आर्टिकल 32 इसमें से क्या है, प्रॉपर्टी का राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर समानता का अधिकार यानी कि इक्वालिटी का अधिकार? बताओ इसमें से क्या रहेगा आपका आंसर। किसको बोला जाता है, देखो हमारे संविधान के द्वारा हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब उन फंडामेंटल राइट्स को हो सकता है कि कोई आकर के छीनने का ट्राई करे, कोई भी बॉडी जो आपसे सुपीरियर हो आपको आकर के आपके FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स, आपके मूल अधिकारों को छीनने का ट्राई करे। ये पॉसिबल है, ठीक है, ऑब्वियस है, ये पॉसिबल है। अब जब ये पॉसिबल है तो ऐसा ना हो, इसको बचाने के लिए भी आपके पास एक फंडामेंटल अधिकार है, फंडामेंटल राइट आपके पास है, ताकि ये आपके अधिकार यहाँ पे बचे रह सके। और वो बात करेगी ये कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 32 में। और वो क्या बताया गया है, यहाँ पे कुछ रिट्स हैं, मतलब अगर कोई भी आकर के आपके संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों को छीनता है तो आप आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके अपने इन अधिकारों को बचा सकते हैं, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हाई कोर्ट, कुछ डायरेक्टली कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। उसके लिए आपका कौन सा अधिकार छीना जा रहा है, आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 5 रिट्स को जारी करता है। ठीक है, आपके साथ क्या अन्याय किया जा रहा है, आपकी कौन से अधिकार को छीना जा रहा है, उसके आधार पे 5 रिट्स को सुप्रीम कोर्ट जारी, मतलब 5 में से कोई एक रिट जारी करेगा, 5 जारी किया जा सकता है, उन 5 में से एक रिट को जारी करेगा। रिट कौन कौन सी होती है, हबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, को वारंटो। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी रिट्स होती हैं। तो इनमें से कोई एक रिट को जारी करेगा, और यही तो आपको क्या कहलाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये आपका कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, इसको ही क्या बोला गया है, संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको, इस आर्टिकल को बोला गया है। यहाँ पे आपसे आर्टिकल का नंबर भी पूछ सकता था कि कौन से आर्टिकल को ऐसा बोला गया है, तो देन यू विल नीड टू आंसर आर्टिकल नंबर 32 इन विच एवर द ऑप्शन इट विल बी गिवन टू यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अधिकार है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपसे छीना जा सकता है। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जाएंगे, ये बात करी गई है। अगर छीने गए तो आप रिट्स जारी करवा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रिट जारी करेगी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहां पे आपसे आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। वो कंडीशन क्या है, अगर देश में क्या लग जाए, नेशनल इमरजेंसी। आप यहाँ पे आंसर करो तब तक, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो आपसे आपके आर्टिकल्स, आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके, वो छीने जा सकते हैं। और ये नेशनल इमरजेंसी की बात करी कहाँ पे गई है, ये करी गई है 352 पे। और ये इमरजेंसी के जो प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं, जहाँ का हिटलर हुआ करता था। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपसे आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, इसके लगते ही सबसे पहले ऑटोमेटिकली जो अधिकार आपका छीना जाता है वो है आपका आर्टिकल नंबर 19,
ठीक है। आर्टिकल नंबर 353 में बताया गया है इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मतलब जैसे ही हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तुरंत ऑटोमेटिकली आपका आर्टिकल नंबर 19 आपका ये वाला अधिकार छीन जाएगा ऑटोमेटिकली, अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये लगते ही ये सबसे पहले छीनेगा। और आर्टिकल नंबर 19 है क्या, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी स्पीच की स्वतंत्रता, स्पीच एक्सप्रेशंस इनकी स्वतंत्रता, तो आपका ये तो हट जाएगा यहाँ से, ये इसका आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि क्या बोला गया है, कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। अच्छा, किया जा सकता है पूछा है ना यहाँ पे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर किए तो ये सारे जा सकते हैं। ठीक है, ये किया जा सकता है। और यहाँ पे क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ये भी किया जा सकता है उस टाइम पे, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जोपार्डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दिया गया है यहाँ पे, ये आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गलती है यहाँ पे, फ्रीडम किया था सबसे पहले, आई थिंक यहाँ पे ना स्वतः होना चाहिए था। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे हटा हुआ है, कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः है या फिर सबसे पहले, स्वतः या सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले, स्वतः या सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि छीने तो ये सारे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, ये छीने जा सकते हैं आपसे सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे लिखा होना चाहिए था स्वतः या सबसे पहले लिखा होना चाहिए था, कि अगर जैसे ही लगी तुरंत पहले कौन सा छीनेगा, आपके आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले छिन जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, चलिए ये हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपसे कभी भी नहीं छीने जाएंगे। इस इमरजेंसी के दौरान लगने के बावजूद भी आपसे आर्टिकल नंबर 20 और 21 नहीं छिनेगा। 20-21 क्या है, जब आपके राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, आपके जीवन का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता। और 20 में क्या, आप 2 सिद्धि पे जो आपको संरक्षण दिया जाता है वो भी आपसे नहीं छीना जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपसे किसी भी कंडीशन में नहीं छीने जाएंगे, भले ही उस टाइम पर राष्ट्रीय आपातकाल हो तब भी नहीं छीने जाएंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले छीना जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्वतः लिखना था। ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन सा छीनेगा, आर्टिकल नंबर 19 होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन आपका सही होता। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है और इसका दावा नागरिक और गैर नागरिक दोनों कर सकते हैं, बताओ। वैसे आंसर दिख गया था गलती से, समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें से कौन सा अधिकार है, इज नॉट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली एंड कैन बी क्लेम्ड बाय बोथ सिटीजन। देखो इस लाइन का मतलब समझेंगे आप लोग, मतलब ये इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है लेकिन केवल इंडियन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है बल्कि फॉरेनर्स को भी है, ऐसी नॉन सिटीजन्स को भी है, ऐसी बातें कर रहा है, बताओ। तो दिख गया था ऐसे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इसकी बात चल रही थी यहाँ पे। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये इंडियन सिटीजन के पास, एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार इंडियन सिटीजनशिप वालों के पास, इक्वालिटी इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उचित प्रतिबंध शब्द का क्या अर्थ है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा ये शब्द, उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन, पर्याप्त औचित्य के साथ लगाए गए प्रतिबंध, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज विद एडिक्वेट जस्टिफिकेशन, रेस्ट्रिक्शंस दैट आर रेशनल एंड फेयर, ऐसे प्रतिबंध जो तर्क संगत और निष्पक्ष हो, या ये है सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, या डी रेस्ट्रिक्शंस दैट द स्टेट डीम्स रीजनेबल, वे प्रतिबंध जिन्हें राज्य उचित समझता है। ए, बी, सी और डी में से क्या आपका आंसर होने वाला है, आपको बताना है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है फंडामेंटल राइट्स के मामले में। ठीक है, आई होप आपने आंसर कर लिया होगा अभी तक। तो सही आंसर क्या रहेगा, जिस किसी ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऐसे प्रतिबंध जो रेशनल है, तर्कसंगत है, उसके साथ साथ वो फेयर भी हैं, उचित भी हैं। ठीक है, तो निष्पक्ष है मतलब, तो ये होता है आपका इसका मतलब। अगला क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है जो 6 से लेकर के 14 साल के आयु के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में उनकी गारंटी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाम से मालूम चल जाएगा आपको ऑब्वियसली। ठीक है,
इसमें तो कुछ क्वेश्चन बहुत टफ ये बनता नहीं, क्योंकि बहुत इजी नाम से मालूम चल रहा होगा आपको। इसमें नाम ऑब्वियसली गीत दिया हुआ है, तो आपको कोई इसमें टफ होने वाला नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, राइट टू एजुकेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। राज्य का कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है? ठीक, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी is related to providing free and compulsory education to children up to the age of 14? ठीक, आंसर करेंगे कौन सा है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा, क्या ये होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगला, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर रोक, ये भी नहीं, शिक्षा की बातें नहीं कर रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये हो सकता है, ठीक है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो सी और डी में से इसका आंसर एक होने वाला है। यू नीड टू आंसर दैट विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द दीज टू ऑप्शंस इज गोइंग टू बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर सी और डी, बताओ जल्दी से। जिस किसी ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी किया, ये इनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रमोशन की बात चल रही है, राइट है, ऑब्वियसली मालूम चल जाना चाहिए था आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस डीपीएसपी का लक्ष्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान, अब आपको समझ में आ रहा है, पार्ट नंबर 3 में आ चुके हम लोग, ठीक है। पार्ट नंबर 3 से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। किस डीपीएसपी का लक्ष्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करना है? मतलब कौन से डीपीएसपी का लक्ष्य है जो पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंश्योर करेगी? बताओ। अभी सिर्फ गोवा में है, चल रही है बात पूरे देश में करने की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, क्या ये है? आर्टिकल नंबर 51 है ये नहीं है। ग्राम पंचायतों का आयोजन करना, क्या ये वाला है? ग्राम पंचायतों का आयोजन करना, ये भी नहीं है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बात करता है? सिक्योरिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड सर्विस कोड फॉर सिटीजन, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, नाम से मालूम चल रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर डी किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। राज्य के किस नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से है? ये पिछला ही क्वेश्चन, उसी के जैसे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए, बताने जैसी बात है ही नहीं कुछ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रोत्साहन करता है, बताओ क्या करेगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ बताने जैसा है इस पर? यहाँ से कुछ आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, यहाँ से बहुत इजी बनने वाले हैं, ठीक है। नाम जैसा दिख रहा है आपको वैसा इसका काम, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के संगठन से कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, ठीक। कोई डिफ़िकल्टी इस पर नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये थे आपके यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को किया होगा। लास्ट में क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी थे, कोई टफ इसमें क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको सीरीज़ पसंद आती होगी, जहाँ पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के आपके सामने लाइव सेशंस लेके आते हैं और वीकेंड्स पे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक भी आपके लिए सेशन चलेंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आएगा ऑब्वियसली। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस ऑल द सेशंस। आपकी कोई क्वेरीज, कोई सुझाव आपके होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं नीचे, ताकि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।